तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम वर्क प्लेस पावर और उस ऑफिस पॉलिटिक्स के जाल को डिकोड करने वाले हैं, जिसे आमतौर पर एक नेगेटिव चश्मे से देखा जाता है, पर हकीकत में वही सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है। एक बहुत ही आम मिथ है ना कि बस कड़ी मेहनत करो, अपने काम में माहिर बनो और प्रमोशन और पावर अपने आप मिल जाएगी। पर सच्चाई क्या है? क्या सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी होता है? अगर हम आंकड़े और रिसर्च देखें तो सच्चाई थोड़ी चुभने वाली लग सकती है। इसी पर हेनरी मिन्सबर्ग की रिसर्च एक बहुत सटीक पॉइंट सामने रखती है। उनका मानना है कि हर वर्कप्लेस, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, आंतरिक रूप से एक पॉलिटिकल अरीना होता है। और सच बताएं तो इस रियलिटी को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। क्योंकि यहाँ टिकने के लिए सिर्फ काम आना काफी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक दिमाग का होना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरे टॉपिक की गहराई में जाने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम पावर के उन छुपे हुए नियमों पर बात करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझेंगे, उसके बाद जेंडर डिवाइड और पॉलिटिकल स्किल वर्सेस विल को परखते हुए इन्फ्लुएंस बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज, और आखिर में ऑथेंटिक लीडरशिप को रीडिफाइन करेंगे। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सत्ता के वो गुप्त नियम यानी द हिडन रूल्स ऑफ पावर जो किताबों में नहीं मिलते। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट इन्हीं छुपे हुए नियमों पर रोशनी डालती है। देखिए, पावर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे छुआ या देखा जा सके। ये किसी भी ऑफिस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, वहां के अनकहे रूल्स और लोगों के आपस के रिश्तों में एकदम अदृश्य रूप से बुनी होती है। इन छुपे हुए डायनेमिक्स को समझ पाना, समझ लीजिए, आधी जीत है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 7 नियम हैं जो सुनने में आसान लगते हैं, पर इनका असर वाकई जबरदस्त होता है। जैसे परसेप्शन इज रियलिटी, मतलब लोग जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। भावनाओं में बहने के बजाय हमेशा स्ट्रैटेजिक रहना चाहिए। कब रिएक्ट करना है और कब खामोश रहना है, ये तय करना एक आर्ट है। और सबसे जरूरी बात, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना और ऐसे एलाइज का एक नेटवर्क बनाना जो वक्त आने पर काम आए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां इस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को और गहराई से समझने की कोशिश की जाएगी। पॉप साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर जब इस पर एकेडमिक रिसर्च देखी जाए तो एक अलग ही नजरिया मिलता है। पॉलिटिक्स शब्द सुनते ही दिमाग में एक मैनिपुलेशन वाली इमेज बनती है ना, लेकिन यहां इसे बिल्कुल एक न्यूट्रल, जरूरी टूल की तरह फ्रेम किया गया है। वो अनऑफिशियल और इनफॉर्मल एक्शंस जो अपने गोल्स को अचीव करने और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बस एक जरिया हैं। लैंडल्स और एल्ब्रेक्ट का फ्रेमवर्क इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उनके मुताबिक पॉलिटिकल बिहेवियर्स एक पूरे स्पेक्ट्रम पर फैले हुए हैं। एक तरफ कंस्ट्रक्टिव काम है, जैसे रिश्ते बनाना, इनफॉर्मल नेटवर्क्स यूज करना और डिसीजंस को समझना, लेकिन दूसरी तरफ अपने असली मोटिव्स छुपाना या दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना जैसे नेगेटिव मैनिपुलेशन भी इसका हिस्सा होते हैं। चलिए अब तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, कार्यस्थल में लिंग भेद या द वर्कप्लेस जेंडर डिवाइड। ये पूरी की पूरी पावर डायनामिक्स, जेंडर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से बहुत डीपली जुड़ी हुई है। होता क्या है कि हमारे समाज में एजेंटिक ट्रेड्स जैसे कॉम्पिटिटिव होना या रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना, इन्हें ऑटोमेटिकली पुरुषों से जोड़ दिया जाता है, और वहीं कम्युनल ट्रेड्स जैसे कि एम्पैथेटिक या सपोर्टिव होना, उन्हें महिलाओं से जोड़ दिया जाता है। और यही एक्सपेक्टेशंस आगे चलकर लीडरशिप रोल्स में बहुत बड़ी उलझन पैदा कर देती हैं। और इन्हीं एक्सपेक्टेशन से जन्म लेता है सेकेंड जनरेशन जेंडर बायस। ये बेसिकली ऐसे छुपे हुए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और डेली रूटीन्स हैं जो बाहर से देखने में तो बिल्कुल न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन अनजाने में ही पुरुषों को फेवर करते हैं। इससे होता यह है कि कम्युनल अप्रोचेस की वैल्यू बिना किसी के नोटिस किए कम आंक ली जाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, राजनीतिक इच्छा बनाम कौशल, यानी पॉलिटिकल विल वर्सेस स्किल। देखिए, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए असल में 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला है पॉलिटिकल विल, यानी पावर और इन्फ्लुएंस पाने की एम्बिशन। पर क्या सिर्फ उस चाहत से काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके साथ उतनी ही जरूरत होती है पॉलिटिकल स्किल की, यानी उस माहौल को समझने और एक्चुअली लोगों को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की प्रैक्टिकल क्षमता। और ठीक यहीं पर प्रोफेशनल महिलाओं के सामने एक बहुत अजीब और मुश्किल पैराडॉक्स आ खड़ा होता है। अगर इन्फ्लुएंस पाने के लिए वो मैस्कुलिन यानी एजेंटिक ट्रेट्स अपनाती हैं, तो उन्हें टू अग्रेसिव बोलकर सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। पर अगर वो सिर्फ फेमिनिन ट्रेट्स तक खुद को सीमित रखें, तो उन्हें उतनी अथॉरिटी नहीं मिल पाती। ये लिटरली एक ऐसी दुविधा है जहां आगे कुआं और पीछे खाई लगता है।
तो आखिर इसका हल क्या है? 5वें हिस्से में देखते हैं कि इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या ठोस स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं। इन सिस्टम लेवल रुकावटों को तोड़ने के लिए द एक्शन रिसर्च साइकिल एक शानदार और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। पहले प्रॉब्लम पहचानो, उसके बाद एक्शन प्लान बनाओ, फिर हकीकत में वो एक्शन लो, उसके रिजल्ट्स क्या आए उस पर ध्यान दो, और आखिर में उस एक्सपीरियंस से नई लर्निंग लो। ये प्रोसेस रियल वर्ल्ड में इंटरवीन करने का कॉन्फिडेंस देता है। इस प्रोसेस को और असरदार बनाने के लिए कुछ एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा रेकमेंड की जाती हैं, जैसे कि मेंटरिंग के जरिए अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन या दिमाग तेज करना और विमेन ओनली नेटवर्क्स का हिस्सा बनना। साथ ही जो सेकंड जनरेशन बायस दिखे उसको एक्टिवली चैलेंज करना और एक ऐसी लीडर आइडेंटिटी डेवलप करना जो इन पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं से बिल्कुल आज़ाद हो। और अब इस विश्लेषण के आखिरी भाग पर बढ़ते हैं, प्रामाणिक नेतृत्व की नई परिभाषा या रीडिफाइनिंग ऑथेंटिक लीडरशिप। यहां आकर मुख्य लक्ष्य थोड़ा बदल जाता है। यहां मकसद है इन सभी पॉलिटिकल स्किल्स को सिर्फ खुद के फायदे से निकालकर सबकी भलाई और शेयर्ड वैल्यूज की तरफ मोड़ना। इसे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। असल में जब मैच्योर पॉलिटिकल स्किल को हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरों की मदद करने वाली मेंटालिटी के साथ जोड़ दिया जाता है तो एम्बिशन को लेकर जो भी स्टिग्मा होता है वो अपने आप गायब हो जाता है। अगर इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए तो एक बात क्लियर है कि पावर किसी एक फैक्टर से नहीं आती। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें यही समझाता है कि एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल स्किल्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसमें डीपली घुली हुई जेंडर एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों आपस में जुड़कर ही असल पावर डायनामिक्स तय करते हैं। इन तीनों कड़ियों का इंटरकनेक्शन समझना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। तो इसी एक गहरी सोच के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पावर, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप को किसी भी जेंडर के चश्मे से देखना बंद कर दें? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस विश्लेषण से ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का एक नया और बेहतर नजरिया जरूर मिला हो।